आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा ज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले जो पार्ट है डिटरमाइन वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, इफ़ सो फाइंड द कॉमन रेशो। इसमें अब आपने इस एक्सरसाइज में अब तक जो है 4.1, 4.2, 4.3 उसमें आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस में ही पढ़ा है। अब आप इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, ठीक है। हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास जनरल टर्म के लिए, ठीक है, जो हमारे पास जनरल टर्म के लिए फार्मूला है वो यहाँ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। थोड़ा सा इसी वजह से इसको स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो जनरल टर्म फार्मूला है, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म के लिए जो फार्मूला आपके पास है इस वक्त, टर्म ऑफ द geometric sequence, geometric series is given as an a1 r n minus 1, where an is equal to a1 is equal to r is equal to, ठीक है, जहाँ पर आपके पास कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं nth टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सीरीज़ गिवन होगी, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। फॉर एग्जांपल कोई भी सीरीज़ गिवन है आपको, ठीक है, तो आपकी पहली सीरीज़ का जो पहला आपके पास टर्म है उसको हम कहते हैं a1। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 लिख देती हूँ तो इट्स मीन योर an इज़ 1000। और इसी तरह हाउ विल कैलकुलेट द कॉमन रेशो, वी विल कैलकुलेट द कॉमन रेशो बाय डिवाइडिंग सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, so it will be 2, and this is how we will calculate the common ratio, simple way। बस इतनी सी बात समझानी थी मैंने यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मेरी कोशिश यही है टू द पॉइंट इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करूँ, क्योंकि मेरा गला इतना ख़राब है कि वो मेरा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है कि मैं इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में ख़त्म करूं, क्योंकि मेरी काफ़ी दिनों से गला ख़राब था और मुझे ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज़ हो गए और मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, सिर्फ इसी वजह से कि गला, मैं बोलती हूँ तो मेरा गला जो है ना, मेरा खांसी मेरी शुरू हो जाती है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें इन्होंने हमें बताया है कि डिटरमाइन वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, इफ सो फाइंड द कॉमन रेशो, ठीक है। तो पहली सीरीज़ क्या गिवन है आपके पास, पहली सीरीज़ ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने बताना है कि अगर ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक है, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या चेक करना है कि क्या यह सीरीज़ इज़ ज्योमेट्रिक और नॉट। अगर ये ज्योमेट्रिक है तो इसके लिए फिर फर्दर सॉल्व करें। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपने क्या करना है, इफ़ सीक्वेंस इज़ ज्योमेट्रिक देन रेशो ऑफ एवरी 2 consecutive terms
इज सेम, ठीक है। बट हमारे पास अगर हम चेक करें तो यहाँ पे रेशो पे चेक करना है। तो अभी मैंने पीछे आपको रेशो चेक करने का तरीका बताया, वो क्या था कि जो फर्स्ट सेकंड वैल्यू है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 0 0 से कट गया तो ये इस तरह 5 आ जाएगा और ये 1, तो ये भी नॉट इक्वल और ये भी नॉट इक्वल। तो हम लिख देंगे हैंस सीक्वेंस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक। अब यहाँ पर बात ये है कि सीक्वेंस कब ज्योमेट्रिक होगा। सीक्वेंस तब ज्योमेट्रिक होता जब ये 4 = 4 होता। अगर ये 4 = 4 होता तो हमारा ये ज्योमेट्रिक होता, लेकिन ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये ज्योमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास है 2 4 6 8 सॉल्यूशन। तो इसमें जो स्टेप 1 है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है। सबसे पहले आपने सीक्वेंस वाइज इनको आप इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, एज 4/2 और 6/4। तो 2 की टेबल में जब हम अगर दोनों करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हैंस रेशो ऑफ कंसेक्टिव स्पेलिंग पूरे नहीं आ रहे तो मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। कंसेक्टिव टर्म्स इज़ नॉट सेम, सो सीक्वेंस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक, ठीक है। ये है आपका। इसी तरह हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो हमारे पास सीक्वेंस है वो है 3/2 9/4 27/8 81/16 और अप टू सो ऑन। हम इसको भी इसी तरह ही करेंगे जैसे पहले किया, ठीक है। इसको चेक करेंगे और साथ में देखेंगे कि ये जो है हमारे पास गिवन है जो सीक्वेंस, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक है या नहीं है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 9/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है, इक्वल टू 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइडेड बाय 9/4। अब ये इसको हम कैसे करेंगे, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और ये आ जाएगा 27/8 मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो ये 2 के टेबल से कट गया तो ये आ गया 2 और ये 1, और ये 3 के टेबल से कटा 3 और 1, तो यहाँ आ गया 3/2 इक्वल टू ये 4 के टेबल 2 आ गया, ये 1, ये 9 के टेबल में 3 तो ये 1, तो ये 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेशो ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ consecutive term is same, hence sequence is geometric with common ratio to 3/2, ठीक है। चलिए एक सीक्वेंस जो आया वो आपका ज्योमेट्रिक हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में इधर वो जो सीक्वेंस गिवन है
वो ज्योमेट्रिक है या नहीं है। सोल्यूशन एज 14/7 इक्वल टू 21/14। तो 7 के टेबल में ये 2 पे गया, और अगर ये दोनों 7 के टेबल में करेंगे तो ये 3/2, ठीक है। हेंस सीक्वेंस इज नॉट ज्योमेट्रिक, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। जाहिर सी बात है, ये थोड़े से क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, आपको मतलब खुद से भी कभी समझ नहीं आएगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले इस बात को बताना है कि जो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कंसेक्टिव टर्म्स में क्या इक्वल है या नहीं है। कंसेक्टिव टर्म्स का मतलब जैसे आपके पास जो सीक्वेंस है 17, 14, 28, 20, इसको कंसेक्टिव टर्म्स कह रहे हैं कि टर्म्स के बाद टर्म्स गिवन है, टर्म्स के बाद टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो इस पर ये बात हो रही है। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि अब हमने यहाँ पे फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स करनी है, ठीक है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जो कि A1 = 3 और R = -2। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 5 में हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास जो जनरल टर्म है सीक्वेंस, जनरल टर्म और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस जो आपको पता ही है A1 R n-1, ठीक है। अब यहाँ पे हेंस A1 जो है वो हमारे पास = 3 है, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो गिवन है वो R = -2। अब A1 तो गिवन है इसलिए हम A2 निकालेंगे। तो A2 के लिहाज से A1 R 2 - 1, तो A1 3 है, R हमारे पास -2 है और 2 - 1 1 हो गया। तो A2 आ गया हमारे पास -6। इसी तरह मैं A3 मालूम करूँगी। A3 में A1 R 3 - 1। अब A1 मेरे पास 3 है, R -2 और ये 2, तो 3 4 और 4 3 ज़ा 12। तो A3 12 हो गया। अब A4 मालूम करेंगे। A1 R 4 - 1, 3 -2 और ये 3, तो 3 -8, तो ये आ जाएगा A4 -24। सो जनरल टर्म इज़ 3 -6 12 -24। ये आपका आ गया एंड दिस इज़ योर आंसर। सिंपल। आई होपफुली कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, समझ आई होगी। मैंने बहुत इजीली से किया है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिस पे A1 27 है, R = -1/3। तो सॉल्यूशन आपके पास जो गिवन है वो है A1 = 27 और R = -1/3। नाउ यूज़ द फार्मूला और ज्योमेट्रिक टर्म, ठीक है। AN = A1 R n-1। तो इस तरह देन अब ये है
A2 A1 R 2 माइनस 1, A1 आपके पास क्या है 27, R -1/3, तो इस तरह से आ गया ये, और ये आ गया -9, ठीक है। इसी तरह मैं A3 फाइंड करती हूँ, A1 R 3 माइनस 1 27 -1/3 स्क्वायर 27 1/9, तो ये आ जाएगा 3। A4 A1 R 4 माइनस 1 27 -1/3 3 27 -1/27, तो ये -1। सो हेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ क्या बन गया आपके पास, इज़ इक्वल टू क्या आ गया, A1 आपके पास गिवन है 27 -9 3 -1 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। A1 इज इक्वल टू 12, R इज इक्वल टू 1/2। सोल्यूशन गिवन आपके पास क्या है, A1 इज इक्वल टू 12, R इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यूज़ द फॉर्मूला A1 R n-1, then A2 R A1 R 2 - 1, A1 12 है, 1/2, तो ये 6 आ गया। A3 A1 R 3 - 1, ये 12, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 12 1/4, तो ये 3 आ गया। इसी तरह A4 A1 R 4 - 1, ये 12, 1/2, ये 3, तो 12 1/8, तो ये आ जाएगा 6/4 और 3/2, ये 3/2। सो हंस जनरल प्रोग्रेशन टर्म जो आ जाएगी हमारे पास 12 6 3 3/2 एंड अप टू सो ऑन। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ हियर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, अब 2 टर्म्स मालूम करनी है हमने, और हमें गिवन है 90 30 10 और उसके आगे। तो सोल्यूशन देखते हैं हम। अब यहाँ पे है गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, ठीक है। गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक विद, अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस, हमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जस्ट सीक्वेंस गिवन है। इसके बाद उन्होंने हमें नहीं बताया A1 क्या है, ठीक है, R क्या है। जब हमें सीक्वेंस गिवन होता है तो हम ये दोनों चीज़ें खुद से सीक्वेंस से फाइंड आउट करते हैं। और आपको पता है A1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है, जैसे कि वो 90, एंड R हम फाइंड आउट करेंगे वेरी सिंपल, जो 30 डिवाइडेड बाय 90, जो कि हमारे पास सेकंड, तो ये आ जाएगा 1/3। इस तरह से आपके पास, अब यहाँ पे हमने लिखना है जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, geometric series is given as an is equal to A1 R n-1, तो 10 A1 तो आपके पास गिवन है, A2 भी गिवन है, A3 भी। तो मैंने अभी क्वेश्चन में जब लिखा तो मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करनी है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो इसका मतलब हमने A4 और A5 मालूम करनी है। तो A4 के लिए हमारे पास क्या होगा, A1 और 4 - 1, तो इस तरह से A4 क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास 90 है, और ये आ जाएगा 1/3 4 - 1,
4 माइनस 1 तो वो आ जाएगा 3, ठीक है। तो 90 1/27 तो ये आ जाएगा 10/3 सिंप्लीफाई करके। अब A5 A1 R 5 माइनस 1 तो 90 1/3 4 तो 90 मल्टीप्लाई 1/81 तो सिंप्लीफाई करके 10/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लूँगी मैं हेंस, ठीक है। अब मैं लिख लूँगी हेंस हमारे पास हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म्स बन रही हैं वो क्या है, जो आपके पास सामने A4 और A5 आया है। नाइन्टी 30 10 और नेक्स्ट आया है 10/3 और 10/9। ये आपने फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपने कर ली। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमारे पास गिवन है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ये हमारे पास 2 6 18 है और इसी तरह हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करनी है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके पास क्या आ जाएगी, अब आपके पास गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक विद A1 इज इक्वल टू 2 और R क्या आ जाएगा 6/2 तो इसका मतलब है कि R 3 आ जाएगा, ठीक है। तो A1 2 है। तो आपके पास जनरल टर्म of the geometric sequence of the geometric series is given as an is equal to A1 R n minus 1 तो thus A4 A1 R 4 minus 1 तो 2 3 3 2 multiplied by 27 multiplied by 54 A5 A1 R 5 minus 1 to 2 3 5 minus 1 4 to 2 into 81 into 162 hence 2 6 18 54 162 and up to so on. This is your answer. Question number 10. Question number 10 में हमें क्या कहा गया, find the next 2 terms of the geometric sequence 20 30 45 up to so on. Solution given sequence is geometric with A1 is equal to 20 R is equal to 30 divided by 20 तो R आ जाएगा आपके पास 3/2, ठीक है। तो जनरल टर्म of the geometric series is given as an A1 R minus 1 thus तो ये आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास 67.5, ठीक है। इसी तरह A5 A1 R 5 minus 1 तो 20 3/2 और ये 4 20 81/16
तो 16 20 over 16 तो 101.25। तो आपके पास हेंस A4 इजिकल टू 67.5 और A5 इजिकल टू 101.25। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें। सेवन 29 243 81 solution given sequence is geometric with A1 is equal to 729, R is equal to 243 over 729, तो it will be 1/3। इस तरह से जनरल टर्म of the geometric sequence series is given as an is equal to a1 rn minus 1, thus a4 a1 r 4 minus 1 729 1/3 3 729 मल्टीप्लाई बाय 1/27। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इसी में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, A5 A1 R 5 minus 1 729 1/3 4 तो ये आपके पास 9 और हेंस A4 इज इक्वल टू 27 और A5 इज इक्वल टू 9। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। द सीक्वेंस इज 1/27 1/9 एंड 1/3। तो यहाँ पे सोल्यूशन गिवन सीक्वेंस is geometric with A1 1/27 R is equal to 1/9 divided by 1/27, जो कि हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई बाय 27, तो R आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इज गिवन एज an a1 r n minus 1। तो मेरे पास A4 निकालना है, तो A1 4 minus 1 1/27 3 3, तो 1/27 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल टू 1। A5 A1 R 5 minus 1 1/27 3 4, 1/27 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल टू 3। Hence A4 is equal to 1, A5 is equal to 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, वन ओवर 4 1/2 minus 1 solution given sequence is geometric
with A1 1/4, R is equal to 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये R इज इक्वल टू 2। जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज is given as an is equal r 4 minus 1 1/4 2 cube वन ओवर 4 16 4, तो यहाँ पे हैंस A4 इज इक्वल टू 2 और A5 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया फाइंड द nth टर्म का आपको, ठीक है। फाइंड द, यहाँ पे हमने फाइंड करना है nth टर्म। A1 इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 3 है और r इज इक्वल टू 5 है। अब देखते हैं हमने nth टर्म कैसे मालूम करनी है, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है, A1 n r इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जनरल टर्म के लिए आपके पास वही फॉर्मूला है, जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज is given by an is equal to a1 r n minus 1। thus a, अब हमारे पास n क्या है, वो 3 है, a1 आपके पास 4 है, ये 5 है और ये 3 minus 1 हो गया। तो a3 4 5, तो 4 इक्वल टू 25, तो ये 100 आ गया। अब A3 100, जो कि आंसर आपका हैंस, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। सॉल्यूशन गिवन आपके पास जो है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। A1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिख लिया जनरल टर्म of the geometric series is given by an is equal to 1 r n minus 1। thus a5 is equal to 2 2 5 minus 1। ठीक है। इसी तरह हमने क्वेश्चन 15 किया, अब क्वेश्चन 16 कर लेंगे। क्वेश्चन 16 में हमारे पास यही चीज़ें गिवन होती हैं, वही सेम जो हम अब ऊपर से करके आ रहे हैं। गिवन A1 इज इक्वल टू A1 7, n इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जनरल टर्म of the geometric series of the is given by an a1 r n minus 1। thus a4 7 multiplied by 2 4 minus 1 7 multi 2 cube
क्वेश्चन नंबर 17, given a1 243 n is equal to 5, r is equal to -1/3. General term of the geometric series is given by an a1 r n -1. Thus a5 243 multiplied by -1/3 5 - 1 243 मल्टीप्लाई बाय 181 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a5 इज इक्वल टू 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जिसमें सेम यही बात की गई है और यही करने स्टेप्स, कोई फ़र्क नहीं है। इसी वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि एक टाइप के 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ रहे हैं, तो गला भी इतना ठीक नहीं है मेरा, तो मुझे ये कोशिश है कि मैं थोड़ा सा इतना मतलब ज़ोर के आवाज़ ऊंची से ना बोलूं कि मुझे खांसी शुरू हो जाए, क्योंकि जब मुझे खांसी शुरू हो जाती है तो मुझसे ये वीडियो नहीं बनाई जाती। इसी वजह से आज मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बात यह है कि ये आसान है, सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले के अंदर, जो कि फार्मूला आप लोगों को भी खुद भी पता चल गया है, इतनी दफ़ा लिखा है तो डेफिनेटली समझ तो आई गई होगी ना। अब यहाँ पे a6 32 मल्टीप्लाई बाय -1/2 6 - 1, जो आपको वैल्यूज़ गिवन थी बस मैंने वो पुट की हैं। ठीक है। 32 मल्टीप्लाई बाय -1/2 5, तो 32 मल्टीप्लाई बाय -1/32 जो कि आ जाएगा -1, तो हैंस a6 -1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, जो कि सोल्यूशन फाइंड द nth टर्म, वही बात अब तक जो चल रही है वही करना हमने। n इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 1/2। तो जनरल टर्म of the geometric series is given by a and a1 r n -1. So thus a8 16 16 मल्टीप्लाई बाय 128, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 16 और 128, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे हैंस a8 क्या हो गया 1/8, तो हैंस a8 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये 19 हमने कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स। फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना, चलिए हम देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लिखेंगे वी हैव गिवन व्हाट A1 इज इक्वल टू 3, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। इसका मतलब A1 ये है और 5 आपके पास 48 है। अच्छा, यहाँ पे अज्यूम हम कर लेते हैं, अज्यूम आर बी कॉमन डिफरेंस, then by general formula for nth term we have an AR, ठीक है। So this gives A5 A1 R 5 - 1। अब A5 आपका 48 है, A1 3 है और R क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से R4 48 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, तो ये R4 16 हो जाएगा और R4 और ये 2 4। अब इसकी पावर्स को कॉमन्स को हम हटा लेंगे तो ये R इज इक्वल टू 2। तो 10 सबसे पहले R की वैल्यू निकाली और हम नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करेंगे। जैसे A1 R 2 - 1, तो A1 3 और ये 2 ये 6 हो गया। A3 A1 R 3 - 1 3 2 स्क्वायर 12 आ गया। A4 3 2 क्यूब 24, hence 3 6 12 24 are required geometric means, ठीक है। ये आपके geometric means। आई होपफुली कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आसान तरीके से समझाऊं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और 6 12 24 आपके सामने ये ज्योमेट्रिक जो है ना, मिसिंग ज्योमेट्रिक टर्म्स थी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 ठीक है, मेरे पास क्या आ गया 1 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूँ आपको कि हमने ये A1 है, ये A2 A3 और ये A4 बिटवीन 1 8, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वी है ए सोल्यूशन। तो वी हैव A1 इज इक्वल टू 1 और ये बन जाएगा A4 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज्यूम R टू बी द कॉमन रेशो, then by the general formula for the nth term we have A1 R n - 1. This gives
A4 A1 R 4 minus 1। तो हमारे पास ये बन जाएगा A4 हम आपके पास 8 है, A1 1 है और R 3 हो जाएगा। इस तरह से R3 इज इक्वल टू 8, R3 और 2 3। तो ये आपके पास R इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह हम फाइंड आउट अब कर लेंगे नेक्स्ट मिसिंग टर्म्स। thus वी कैन फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स तो वो हो गया A2 A1 R2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। A3 A1 R3 माइनस 1, तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 4। हैंस द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स आर 2 and 4। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन 21। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स 8 solution। we have A1 is equal to 8 और A6 is equal to 1/4। तो as assume are the then by the as assume are to be the common ratio then by the general formula for the nth term। ठीक है, वही आपने एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पर फिर मैं लिख दूँगी वी हैव दिस, तो A1 Rn माइनस 1, तो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ R। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द तो ये आ जाएगा A6 A1 R6 माइनस 1, तो A6 आ गया आपका 1/4। A1 8 है और R6 माइनस 1 5 हो जाएगा। R5 1/4 8, तो ये R5 क्या हो जाएगा, R5 इज इक्वल टू 1/32। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 1/32। ठीक है, 1/32 और 1/5 इस तरह हो जाएगा। तो ये R इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो R इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। नाउ दिस वी कैन फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ठीक है, अब हम फाइंड कर सकते हैं मिसिंग टर्म्स को इजीली, जो कि A2 आज बनेगा। पहले A1 आपके पास 8 है और ये 1/2, तो ये आ गया 4। इसी तरह A3 A1 R3 माइनस 1, A4 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इक्वल टू 1। A5 A1 R5 माइनस 1, 8 इंटू 1/2 4, 8 इंटू 16, तो यह आ जाएगा 1/2। तो हैंस द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स आर 4 2 1 एंड 1/2। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे भी आपके पास फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स है।
means 3-75. Solution. Now we have A1 is equal to 3 and A3 is equal to 75. अब यहाँ पे वही लिखना है, assume R to be the common ratio, then by the जनरल फार्मूला। आप पूरा लिखिएगा अगर आप लिखना चाहें, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं फॉर द nth टर्म, ठीक है। क्योंकि मैं शुरू से लिख रही हूँ मुझे ये है कि थोड़ा सा मैं अब एक्सरसाइज को इनकी वीडियो को थोड़ा सा नॉर्मल जो है ना रेंज में लेके जाऊँ, ज़्यादा लंबी लॉन्ग ना हो, ठीक है। वही चीज़ समझाऊँ जो ज़्यादा ज़रूरी है। A3 A1 और 3-1, तो A3 आपके पास क्या है 75, A1 3 है और R आपके पास है नहीं तो वो 2 आ जाएगा। अब 75 डिवाइडेड बाई 3 R स्क्वायर, R 25, इस तरह R 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये R 5 हो जाएगा। नाउ 10 we can find the missing terms and that is A2 A1 R 2-1, तो A1 3 है, R आपका 5 आया, 2-1 है तो वो 15 हो गया। सो hence the missing geometric mean is 15, ठीक है, ये आपका है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज थी, मैंने कोशिश ये की है कि सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट आपसे समझा के आपको बताऊं, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी लॉन्ग एक्सरसाइज में आप जो है मेन जो चीज़ होती है इन एक्सरसाइज में, सिर्फ आपको मैं यही मेरी कोशिश थी कि जितना मैं आपको समझा सकूं बस उतना ही डिटेल में समझाऊं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 30 टोटल हैं। तो मेरी कोशिश यही थी और मेरी कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके इन एक्सरसाइजेस को फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू किया जाए क्योंकि अप्रैल के एंड में आपके एग्ज़ाम भी हैं। वी हैव A1 इज इक्वल टू 5 एंड A5 इज इक्वल टू 80। तो assume R to be the common ratio, then by the general formula for the nth term we have an is equal to A1 Rn minus 1. This gives what? A5 A1 R 5 minus 1 80 So thus we can find the missing terms now. A2 is equal to A1 R2 minus 1, ठीक है। तो A1 आपके पास क्या है 5, R आपके पास 2 है तो कुछ भी नहीं 10, A3 A1 R3 minus 1 5 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, A4 A1 R 4 minus 1 4 minus 1 तो 5 इंटू 2 4 3 तो 8 5 ज़ा 40, ठीक है। सो हेंस the missing geometric means are 10 20 and 40, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन 25 है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है।
we have A1 इज इक्वल टू 7 एंड A6 इज इक्वल टू 112। ठीक है, जो सीरीज़ थी गिवन वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि वो जो हो पता हो कि आपके कौन सा सीरीज़ के लिए आप ये सॉल्व कर रहे हैं। वो मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने इसलिए इरेज़ किया। वी हैव A1 इज इक्वल टू 7 तो A1 और A5 इज इक्वल टू 112। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देन बाय द जनरल फार्मूला an A1 are n-1, so this gives A5 A1 are 6 is 5 minus 1, sorry, 112 7 are 4, 112 over 7 are 4, R4 16 R4 2 4। तो अगर आप देखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ऐसे ही है ना। R इज इक्वल टू 4 सॉरी 2। so thus we can find now A2 A3 and A4। A1 R 2 minus 1, तो A1 जो है आपके पास 7 है, R 2 है तो 14। अब A3 के लिए 7 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। इसी तरह A4 minus 1 7 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब, तो ये आ जाएगा 56। सो hence the missing geometric means are 28 56। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, जो कि दूसरे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम की तरह गिवन है और वर्ड प्रॉब्लम से हमने इसको सॉल्व करना है। अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 16 feet and always rebounds 1/4 of the distance fallen. How high does it rebound the sixth time? अच्छा, यहाँ पे बॉल ड्रॉप्ड हुई है। ठीक है, बॉल ड्रॉप्ड हुई है फ्रॉम हाइट। ठीक है, फ्रॉम हाइट 16 feet है। ठीक है, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर A1 A2 A3 अप टू सो ऑन रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स हाइट हाइट ऑफ द रीबाउंड्स ऑफ द बॉल। ठीक है, रीबाउंड्स ऑफ द बॉल, तो देन व्हाट A1 इज इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, 16 कितनी बार मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 4 feet ये हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10 द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक with R is equal to 1/4. So we have to find A6 where general term of the geometric series is given as an A1 R n-1। Thus A6 A1 R 6 minus 1, तो A6 4 into 1/4
5, तो ये आ गया A6 इज इक्वल टू 1/256। तो हेंस द बॉल विल rebound 1/256 feet at 6th time. Question 27. A city has a current population 1 lakh and the population is increasing by 3% each year. What will be the population be in 15 years? ठीक है, तो यहाँ से हमने इन क्वेश्चन से खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज हमें क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पे A1 जो हो गया वो 1 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा, उनमें इन्होंने कहा कि हमारे पास व्हाट विल बी द पॉपुलेशन बी इन 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n जो हो जाएगा वो हो जाएगा n, हमारे पास जो गिवन है वो आ गया 16, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n जो इजिकल टू 16 लिया है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ज़रा आपको कर दूँ कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो हमने कौन सी काउंट करनी थी, आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स की करनी थी। तो जाहिर सी बात है जब आफ्टर 15 ईयर्स की तो हमने जिस साल करनी थी तो उस टोटल साल को भी तो हमने देखना था, ऐसा ही है ना, उस टोटल साल को। तो इस वजह से जब उन्होंने कहा आ सिटी हैज़ अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, एक सिटी है उसकी जो करंट पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग बाय 3% इंक्रीज़ हो रही है ईच ईयर, ठीक है, ईच ईयर। तो उस साल की और आगे 15 ईयर्स, तो टोटल मिला के 16 ईयर्स हो गया। इसी तरह आर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3/100 जो कि इंक्रीज़ हो रही है। तो 1 + 0.03, तो यह आ जाएगा 1.03। इस तरह से हमारे पास वी है व्हाट द जनरल टर्म इज़ AN A1 R n-1। तो thus A16 A1 इज़ 1 लाख, ठीक है, 1.03 16 - 1, तो इस तरह से 1 लाख, तो ये आ जाएगा 155 796.74 और यह आ जाएगा 155 797। सो यहाँ पे आप लिख लेना हेंस द पॉपुलेशन आफ्टर 15 years will be ठीक है 155 797। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है अ सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 556 feet height always rebound 3/4 of the distance fallen. How far up and down will be ball have traveled when it hits the ground for the 6th time? ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि एक बॉल है जो गिरी है, ठीक है, किस तरह टावर की हाइट जो थी 56 फीट हाई, ऑलवेज रीबाउंड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले साथ साथ मैं कैलकुलेशन लिखती जाऊँगी और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे जो इनिशियली हाइट बताई गई थी, इनिशियल हाइट ऑफ बॉल, जो इनिशियल हाइट बताई गई थी बॉल की, डेफिनेटली वो एक सीक्वेंस की पहली टर्म होगी, तो वो होगी A1 जो कि 556 बताई। उसके बाद वही हाइट ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट रीबाउंड, ठीक है, फर्स्ट रीबाउंड। उसके बाद
जो हाइट दोबारा से की गई तो डेफिनेटली वो कौन सी थी 556 और मल्टीप्लाई 3/4। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा ये आ जाएगा A2। इसी तरह हाइट बताई गई, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर सेकंड रीबाउंड, ठीक है, सेकंड रीबाउंड, तो वो आपकी एक क्यूब हो गई जो कि 556 दोबारा से 3/4 हुई, ठीक है, ऐसे ही है ना, 556 मल्टीप्लाई बाय 3/4 का होल स्क्वायर। इसी तरह फिर उन्होंने कहा क्लियरली, यहाँ पर आपको एक बात बताई जा रही है कि क्लियरली A1 A2 A3 defines a what? Defines a geometric progression with किसकी डिफरेंस R इज इक्वल टू 3/4 की रेशो, ठीक है। सो नाउ हाइट ऑन सिक्स्थ रीबाउंड में A7 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा A1 और 7 - 1, तो A1 जो था वो 556 और R आपके पास 3/4, तो ये 6 हो जाएगा। और इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा 101,331 और 1024, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो उन्होंने बात की थी कि 6 टाइम पे हमारी क्या होगी रीबाउंड, ठीक है, तो वो आपके सामने मैंने फाइंड कर दी। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29, ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने जब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात होगी तो आपने तब तक ये चीज़ खुद से पहचाननी है कि हमारे पास जब कोई एक चीज़ कॉन्स्टेंटली आपको बताई जा रही है कि सीरीज़ में टर्म्स जो हैं वो इस तरह से आ रही हैं, तो आपको ये पहचान खुद ही हो जानी चाहिए कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है। द टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म्स इट्स मेंबर ऑफ स्कूल cancellation by telephone. The principal calls two teachers, each of whom in turn calls two other teachers, and so on. In order to inform the entire staff, 6 rounds of calls are made. Counting the principal, find how many are in staff at a high school. अच्छा, यहाँ पे तो देखते हैं, let first person informed A1 is equal to 1. So number of people informed after one round of call, that is A2 is equal to 2. So number of people informed after second round of call, A3 is equal to 4. So number of people informed after third round of calls, A4 8. So clearly A1 A2 A3 defines a geometric sequence with A1 R is equal to 2. Now number of people informed after 6 rounds, ठीक है,
6 rounds of calls is A7 A1 और 7-1। तो ये आ जाएगा 1 2 6। तो ये A7 इज इक्वल टू 64। सो देयरफॉर total staff at high school is 64। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे इन्होंने बात की है कि 5-day rain caused the river to rise. After first day river rose 1 inch. Each day the rise in the river tripled. How much had the river rises after 5 days? तो rise after first day A1 is equal to 1. Rise after second day A2 3 टाइम्स कहा उन्होंने, तो 1 3 3 हो गया। राइज आफ्टर थर्ड डे, ठीक है, A3 हो गया, 3 A2 1 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तो क्लियरली A1 A2 A3 define geometric progression with A1 is equal to 1 R is equal to 3. Now after 5 days river had risen A5 A1 are 5 minus 1. A1 is 1 3 4, तो it will be 81 inches। ठीक है, जो कि इन्होंने कहा था कि ये कितनी हमारे पास होंगी, तो हमारे पास ये आ गया। hence the river will rise 81 inches after 5 days। ठीक है, इस लिहाज से भी कैलकुलेशन हो सकती थी। और एक और जो है हमारे पास, अगर अल्टरनेटिव मेथड देखा जाए तो मैं आगे आपको एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता सकती हूँ, उस तरीके से भी हो सकती है अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन है। टेक A1 is equal to 1 and R is equal to 3। ठीक है, तो देन राइज इन रिवर आफ्टर 5 डेज। ठीक है, 5 डेज, तो वो आ जाएगा A5 is equal to फाइंड आउट। सो फ्रॉम द गिवन डाटा we have geometric sequence with an A1 or n-1 implies what, जो आपके सामने आया A5 A1 R 5 minus 1, तो A1 R 4, तो 1 3 4 and it is 81। so hence river will rise 81 inch after 5 days। So here we have completed our exercise 4.4। आई होपफुली आपको समझ आई होगी। और अगेन यहाँ पर सिर्फ मतलब मेरा मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म में आपको समझाना है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्लस माइनस की मिस्टेक होती है तो काइंडली प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। इस चीज़ पर आप बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कीजिएगा कमेंट्स में कि यहाँ पे प्लस माइनस की गलती फलाना ही।
आपने सिर्फ मेथड को समझना है एंड देन डू बाय योरसेल्फ। ओके, तो इंशाल्लाह फिर आपकी मैथमेटिकली की जो ऑपरेशन की जो मिस्टेक्स होंगी वो नहीं होंगी। ठीक है, आई होपफुली कि आप बहुत अच्छी तरह मेरी बात को समझ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त 11th स्टैंडर्ड में हैं, नॉट यू आर इन 9th क्लास। ठीक है, जब 11th स्टैंडर्ड पे आते हैं तो लेवल भी आपका उतना ही होना चाहिए। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने सिर्फ मेथड को अंडरस्टैंड करना है, ना कि हमने छोटी छोटी मिस्टेक्स निकाल के अपने कमेंट्स बॉक्स में ये बातें भरनी है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।